सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि अमेरिकी सेना ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को ही पकड़ लिया है। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में जो हुआ ये उसकी हकीकत है। आज हम इसी चौंकाने वाली कहानी के पीछे की सच्चाई जानेंगे। ये सब हुआ कैसे और सबसे जरूरी क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो आने वाले तूफान की एक चेतावनी थी। हम देश चलाने जा रहे हैं। इन चंद शब्दों ने दुनिया भर की डिप्लोमेसी में खलबली मचा दी थी। ये एक ऐसी घोषणा थी जो साफ साफ बता रही थी कि आगे एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। और फिर वो खबर आई जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जैसे सारे नियम ही तोड़ दिए। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा कदम है। एक आजाद देश के चुने हुए नेता को कोई दूसरा देश हिरासत में ले ले। तो असल में हुआ क्या? राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उनके ही देश से उठाकर सीधा अमेरिका ले आया गया है। अब उन पर न्यूयॉर्क की एक अदालत में ड्रग्स की तस्करी का मुकदमा चलेगा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये दो देशों के बीच एक खुला संघर्ष है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी देश इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम क्यों उठाएगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया के सामने आखिर क्या वजह रखी? चलिए पहले उनका ऑफिशियल पक्ष समझते हैं। व्हाइट हाउस ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, माइग्रेशन का। उनका कहना था कि मादुरो की वजह से लाखों वेनेजुएलाई लोग अमेरिका आ रहे हैं, और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मादुरो जानबूझकर अपनी जेलें और पागल खाने खाली करके लोगों को अमेरिका भेज रहे हैं। दूसरा और सबसे गंभीर आरोप, ड्रग्स का। अमेरिका का कहना है कि मादुरो उनके देश को फेंटेनिल और कोकीन से भर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने वेनेजुएला के कुछ ग्रुप्स को आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया। और इस पूरे मामले के केंद्र में है एक नाम, कार्टेल दे लॉस सोल्स। अमेरिका के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक आतंकवादी संगठन है जिसका सरगना खुद राष्ट्रपति मादुरो हैं। यह एक बहुत ही बड़ा आरोप है और अमेरिकी कार्रवाई का मुख्य आधार भी यही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्टेल दे लॉस सोल्स कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है ही नहीं, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, बल्कि ये सिर्फ उन करप्ट अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक नाम है जो पैसे लेकर ड्रग्स को अपने देश से गुजरने देते हैं। ये जानकारी अमेरिकी दावे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मादुरो की गिरफ्तारी कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी योजना का आखिरी हिस्सा था, एक ऐसा दबाव जो महीनों से लगातार बनाया जा रहा था। पिछले 1 साल की घटनाओं पर जरा नजर डालिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जनवरी में मादुरो को पकड़ने का इनाम दुगना कर दिया गया। सितंबर आते आते अमेरिकी नौसेना कैरिबियन में जहाजों पर हमले करने लगे। अक्टूबर में CIA को वेनेजुएला के अंदर खुफिया ऑपरेशन करने की खुली छूट मिल गई, और दिसंबर में उन्होंने वेनेजुएला की इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी तेल टैंकरों की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। हर कदम एक शिकंजा कसने जैसा था। और ये सिर्फ धमकियां नहीं थी। अमेरिका ने इस इलाके में 15,000 सैनिक तैनात किए, साथ में विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और युद्धपोत भी। ये किसी छोटे मोटे ऑपरेशन की तैयारी नहीं थी, ये एक पूरा मिलिट्री प्रेशर था जिसका मकसद एकदम साफ था। तो ऑफिशियल कहानी तो ये है कि ये सब ड्रग्स के खिलाफ एक जंग है, पर क्या सच में ऐसा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस ऑफिशियल कहानी को सीधी चुनौती देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वेनेजुएला सच में अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ ला रहा है जैसा कि दावा किया जा रहा है? आइए देखते हैं कि खुद अमेरिकी सरकार के आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। ये स्लाइड शायद इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी स्लाइड है। ये डेटा किसी आलोचक का नहीं, बल्कि खुद अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का है। देखिए, ये साफ कहता है कि फेंटेनिल लगभग पूरा का पूरा मेक्सिको से जमीन के रास्ते आता है। वेनेजुएला का तो इसमें जिक्र तक नहीं है। और कोकीन, उसका 75% हिस्सा प्रशांत महासागर के रास्ते आता है, और वेनेजुएला सिर्फ एक बहुत छोटा सा ट्रांजिट रूट है, मुख्य सोर्स नहीं। ये डेटा व्हाइट हाउस के दावों से बिल्कुल उल्टा है। और इसी डेटा की रोशनी में निकोलस मादुरो का वो पुराना आरोप अचानक बहुत मायने रखने लगता है। वो सालों से यही कहते आ रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ जंग तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो वेनेजुएला के विशाल तेल के भंडारों पर कब्जा करना है। और अगर किसी को मादुरो के इस दावे पर शक था, तो राष्ट्रपति ट्रंप के इन शब्दों ने शायद उसे दूर कर दिया। जब उनसे वेनेजुएला के जब्त किए गए तेल टैंकर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा, मेरा मानना है कि हम तेल रखने जा रहे हैं।
कई लोगों के लिए ये अमेरिका के असली इरादों का एक सीधा कबूलनामा था। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अमेरिका से नजर हटाकर खुद वेनेजुएला के अंदर झांकना होगा, क्योंकि अमेरिकी दखल से बहुत पहले से ही ये देश एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट में फंसा हुआ था। निकोलस मादुरो, जो 2013 में ह्यूगो शावेस के बाद राष्ट्रपति बने, उनकी सोशलिस्ट पार्टी पिछले 26 सालों से सत्ता में है। इस लंबे शासन में उन्होंने धीरे धीरे देश की हर बड़ी संस्था पर, चाहे वो अदालत हो या चुनाव आयोग, अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। और हाल के 2024 के चुनाव भी इसी विवादित कंट्रोल का एक बड़ा उदाहरण है। ये स्लाइड दिखाती है कि देश के अंदर खाई कितनी गहरी है। एक तरफ सरकारी नतीजे मादुरो को विजेता बताते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि उनके उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस को भारी जीत मिली थी। ये सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं है, ये एक देश का दो हिस्सों में बंट जाना है। और इस राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई की कीमत चुकाई है आम लोगों ने। 80 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 80 लाख लोगों की कहानियां हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, मजदूर जो अपने ही देश को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन संकटों में से एक है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा देश जो पहले से ही बटा हुआ है और संकट में है, अब उसका नेता अमेरिकी हिरासत में है। इस पावर वैक्यूम को, इस शक्ति के शून्य को कौन भरेगा? क्या विपक्ष सत्ता संभालेगा? क्या सेना दखल देगी? या फिर ये देश अराजकता में डूब जाएगा? इसका जवाब न केवल वेनेजुएला बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के भविष्य को तय करेगा।